ओके ना। चलिए अभी यहाँ पर आप देखें कि हमारा टॉपिक है दी ब्लड सप्लाई ऑफ दी हेड एंड नेक। अब हेड एंड नेक की ब्लड सप्लाई अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि देयर आर अब टू मेजर आर्टरीज विच विल सप्लाई द हेड एंड नेक। किसी भी आर्गन को या तो दोनों में से ब्लड सप्लाई मिलेगी या आइदर ऑफ दीज ब्रांचेस विल सप्लाई देम। काफ़ी हैं ऐसे आर्गन्स विच विल गेट द सप्लाई फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ब्रेन खुद आप अंदाज़ा लगाएं, पोस्टीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन और एंटीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन दोनों आर्टरीज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ऐसा ही फिर हम बड़ा ग्लैंड देखेंगे, थायराइड ग्लैंड, पार्शली इट इज सप्लाइड एयर बाय द कैरोटिड सिस्टम, पार्शली बाय द सबक्लेवियन सिस्टम। लेकिन जो भी है बहरहाल हमारे पास आर्टरीज जो हैं वो दो ही हैं जो हमें ईच साइड पर यहाँ पर आप पेयर ऑफ आर्टरीज मिलेगी। और हमने पहले इसे देखा हुआ है कि हमें आइडिया है कि जो भी ब्लड सप्लाई आती है हमारी वो ज़ाहिर है एओर्टा से आती है, इंक्लूडिंग द हार्ट इटसेल्फ। हार्ट की भी दो कोरोनरी आर्टरीज इनिशियली फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा। तो असेंडिंग एओर्टा सवाए इन दो आर्टरीज के और कुछ देता नहीं है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरीज। उसके बाद हमें पता है कि देयर इज एन आर्च, इसको हम आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं। और जब तक आर्च खत्म ना हो जाए फिर डिसेंडिंग एओर्टा बन जाएगा और डिसेंडिंग एओर्टा का कुछ हिस्सा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में, थोरेसिक पार्ट, एंड देन रेस्ट ऑफ इट विल बी इन द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन तो सप्लाई हो ही जाएगा और लास्ट मोमेंट पे देखेंगे कि ये एओर्टा फिर दो कॉमन इलिएक्स में, और कॉमन इलिएक्स में आपने देखा था कि एक इंटरनल इलिएक है, एक एक्सटर्नल इलिएक है। एक्सटर्नल इलिएक जो है वो फेमोरल आर्टरी बन जाएगी एंड विल सप्लाई द लिम्ब, और इंटरनल इलिएक विल गो इनटू द पेल्विक कैविटी। तो पेल्विस पेरिनियम भी सप्लाई, दो रीजन्स आपको, पेल्विस एंड पेरिनियम और लोअर लिम्ब, फिर आपको एब्डोमेन और डिसेंडिंग एओर्टा ऑलमोस्ट एंटायरली थोरैक्स। और उसके बाद जो बाकी बच जाता है हमारा रीजन वो है हेड एंड नेक इंक्लूडिंग ब्रेन एंड द अपर लिम्स। तो हमारे पास एओर्टा के नाम पे बचता भी है एक आर्च ऑफ एओर्टा और एक असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा तो कुछ करता नहीं है सवाए इसके कि वो दो कोरोनरी आर्टरीज दे या फिर उसकी कंटिन्यूएशन से बन जाए आर्च ऑफ एओर्टा। तो अब जो बाकी हिस्सा बनेगा आपके बाकी वेरियस रीजन्स जो हैं, दो रीजन बच गए जो आपके हेड एंड नेक एंड अपर लिम्ब, वो अब आर्च ऑफ एओर्टा की जिम्मेदारी है। और जाहिर है बायलेटरल है तो दो हिस्सों में। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट की तो लेफ्ट में आर्च ऑफ एओर्टा से मर्ज होती है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और आर्च ऑफ एओर्टा अगर आप ऊपर से देखें, एओर्टा को ऊपर से देखें तो अच्छा खासा डायमीटर होता है इसका। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कि कितना डायमीटर, लेकिन आप देखें अच्छा खासा डायमीटर होगा। और इस जगह से एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ऐसे आर्टरियां ऊपर जाएंगी। यानी आप अगर इसको देखें तो आगे से कॉमन कैरोटिड आर्टरी नजर आएगी और उसमें पीछे छुपी हुई होगी सबक्लेवियन। इट्स मोर पोस्टीरियरली प्लेस्ड होगी हमारी सबक्लेवियन और आगे होगी आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये यहाँ से नेक में एंटर होगी। इसका मकसद ये है कि आर्टरियों को जब भी हम आपने पहले भी हम कर चुके हैं, बहुत सारी आर्टरियाँ हमने की हैं। और अगर आर्टरियों को हम कैसे करते हैं, हम पहले इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन किसी भी आर्टरी को। नंबर 1 इसका टॉपिक ये होता है। उसके बाद इसकी ऑफिशियल बिगिनिंग, ये आर्टरी कहां से स्टार्ट होती है। तो इसकी आर्टरी स्टार्ट कहां से हुई है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इट इमर्जेस फ्रॉम, इट अराइजेस फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा ऑन लेफ्ट साइड डायरेक्टली, और दूसरे साइड से ऑलमोस्ट यही होता है, लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंस है इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड से हम आते हैं तो ये सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड यहां ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के तौर पे पहले निकलती है, बाद में फिर वही मामला वही हो जाता है। इस तरफ से आपको पहले एक मेजर आर्टरी निकलेगी, वो दो में स्प्लिट हो जाएगी। अब कॉमन कैरोटिड सबक्लेवियन एक जैसा काम। इसका मकसद है कि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगर आप कहेंगे तो दैट एक्चुअली अराइजेस फ्रॉम द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ऑन राइट साइड बट ऑन द लेफ्ट साइड डायरेक्टली फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा। फर्क सिर्फ इतना है, उसके बाद दोनों को एक जैसे तरीके से ही करेंगे, सिर्फ उसकी बिगिनिंग डिफरेंट है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है। मेरा ख्याल है यूनिक को एक आध एग्जाम्पल और होगा तो होगा अगर देखेंगे सोचेंगे तो, वरना लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं होता आर्टरी में। हम एक ही आर्टरी करते हैं, हमने कभी दो आर्टरियां नहीं की, हालांकि दो दो ही होती हैं। तो यहां पर ये बिगिनिंग अपने यहां पे देखी, तो इसकी बिगिनिंग आपने देख ली यहां पर, हाउ इट बिगिंस। जो तीसरी चीज होती है वो होता है इसका कोर्स एंड रिलेशंस। कोर्स एंड रिलेशंस, कोर्स एंड रिलेशन का मकसद है कि आपकी फर्दर नॉलेज आपको क्या बताती है।
ये नहीं है कि बैठ के आप फिंगर टिप्स पे काउंट करना शुरू कर दें एक एक करके रिलेशन वन और नहीं, आप हाथ लगाएं, चलते जाएं और जो जो आपको जहन में आ जाए। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी नॉलेज है। अगर आप ऊपर गए तो यहाँ कोई ट्राइंगल वाइंगल नजर आएगा, हमने यहाँ ट्राइंगल किए हुए हैं। द ट्राइंगल इज एक्चुअली कॉल्ड एंटीरियर ट्राइंगल में यहाँ कैरोटिड ट्राइंगल, तो थोड़ा बहुत उधर। फिर देखा, पता चला कि यहाँ पर हमने डी फेशा के नाम पे एक कैरोटिड शीथ की हुई है उसके साथ कुछ रिलेशन, और ऐसा चलते चलते कुछ और चीज़ें आपको दिखा दें। और इसका रिलेशन आसपास में कैसे होगा और कैरोटिड शीथ में कौन कौन इसके साथ मौजूद होगा, ताकि हमें पता चले कि इसके साथ कोई अफेक्शन अगर हुई या कोई इस किस्म की डिजीज़ हुई या तो किस जगह पर हमें इसकी पल्सेशन और इसकी कैरोटिड पल्स हम कहाँ फील करते हैं। पल्सेशन जहाँ पर भी जिन जिन आर्टरियों की पल्स आप सरफेस पे फील करें उसका ऑफिशियली स्पॉट आना चाहिए। और वैसे तो प्रैक्टिकल आप यहाँ करते हैं, अब यहाँ तो फिर हर कोई यहाँ है, फिर तो अरे तो वो ऑफिशियल स्पॉट यहाँ पर आपको अपनी 3 फिंगर्स रखनी है, उसकी पल्सेशन फील करनी है। कैरोटिड पल्स वो आपको पता है इस जगह पे दोनों भी फील कर सकते हैं, दोनों साइडों पे, तो उसकी पल्सेशंस हैं। और फिर ये इसकी मेजर रिलेशंस जहाँ से पता चलेगा कि इसकी डिजीजेज जो होंगी वो किन ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती हैं। और उसके बाद जो चौथी चीज़ होगी वो होगी इसकी टर्मिनेशन, आखिर ये कहाँ ख़त्म होगी। क्योंकि एक आर्टरी के ख़त्म होने के तरीके ये होते हैं कि ये आर्टरी चलती गई किसी खास स्पॉट पे आके कंटिन्यू होती गई, नाम बदल गया इसका। समटाइम्स द आर्टरीज चेंज देयर नेम्स एट सर्टेन स्पॉट्स, जैसे आपने बताया मिडिंगाइनल पॉइंट पर एक्सटर्नल कैरोटिड ने नाम बदला है सिर्फ, और नाम उसका पड़ गया फीमोरल, क्योंकि अगले रीजन में एंटर हो गई। और यहां पर भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहां कॉमन कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनेशन ऐसे नहीं है। कुछ आर्टरियां जस्ट नेम चेंज करती हैं, कुछ आर्टरियां ऐसे चलते चलते बायफर्केट हो जाती हैं, तो इनकी टर्मिनेशन बायफर्केशन के तौर पे होती है। कुछ आर्टरीज जो है वो ट्राइफर्केट भी हो सकती हैं इस तरीके से, और कुछ आर्टरियां कुछ भी नहीं करती, ऐसे खत्म हो जाती हैं एज एंड आर्टरीज, ऐसे भी हो सकता है। तो आर्टरियों की टर्मिनेशन यहां पर हमें देखनी होगी। अगर कहीं बायफर्केट होती है तो उसका भी ऑफिशियल स्पॉट, इससे नहीं कि आप कह दें कि द मिडल ऑफ द नेक इट इज टर्मिनेटेड as a result of bifurcation, into bifurcation at certain spot, नहीं certain नहीं, वो फिर फिक्स स्पॉट। टर्मिनेशन और बिगिनिंग के जो स्पॉट्स होते हैं ये ऑफिशियली ये सोसाइटी ऑफ एनाटॉमी इनको डिस्कस करती है और डिसाइड कर देती है कि भाई ये कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ खास मतलब रेफरेंस के तौर पे। तो ये यहाँ टर्मिनेशन, और फिर 5वीं चीज़ होगी इसकी ब्रांचेस, और छठी चीज़ इस दौरान अगर इसके क्लिनिकल कोरिलेशंस अगर आ गए हैं तो वो भी, और फिर आखिर में इसके BCQs वगैरह जब मिल जाएं आपको तो आखिर में वो 6-7 चीज़ों पर आप एक आर्टरी को डिस्कस करते हो। अगर आप ब्रांचेस कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर ब्रांचेस करते 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 कोई आपको मेजर आर्टरी मिल गई, को बहुत बड़ी आर्टरी, इनकी ब्रांच, तो फिर बाकी ब्रांचेस के तो सिर्फ नाम काफ़ी हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के किधर जाते हैं, किसकी सप्लाई, तो आइडिया हो जाएगा आपको। उनको ऐसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी रिलेशन या कुछ। लेकिन जहाँ कोई मेजर आर्टरी आ गई, जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी करेंगे हम, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में अचानक एक आर्टरी आ जाएगी मैक्सिलरी आर्टरी, ये उसकी ब्रांच है। वन ऑफ दी फ्यू ब्रांचेज है, वन ऑफ दी 6-8 ब्रांचेज ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड है आर्टरी। तो चलो, जैसे दूसरी आर्टरी का नाम पोस्टीरियर ऑरिकुलर ऐसे करके 1 2 3 हमने किया, वैसे इसको भी कह देंगे मैक्सिलरी आर्टरी। नहीं, इसको मैक्सिलरी आर्टरी करके दोबारा लौट के आएंगे और उसको उठा के इसकी नई फाइल बनाएंगे, और नई फाइल बनाएंगे तो फिर उस मैक्सिलरी आर्टरी को डिस्कस किया जाएगा अगली सिटिंग में, और उसकी अगली सिटिंग में उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसको उसी लाइनिंग पे अभी उसकी इंट्रोडक्शन, उसका बिगिनिंग, उसका कोर्स रिलेशन, उसकी टर्मिनेशन, उसकी ब्रांचेस, उसका क्लिनिकल, उसके MCQs। माना ये बिल्कुल कोई आर्टरी तो ऐसी होगी कि इवन अपने फर्स्ट जनरेशन आर्टरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जाए कहीं। एक्सटर्नल कैरोटिड जब देखेंगे ना, एक्सटर्नल कैरोटिड के पेट से निकली है ये मैक्सिलरी आर्टरी, और मैक्सिलरी आर्टरी की ज्यादा ब्रांचेज हैं एक्सटर्नल कैरोटिड से। वो डीप आर्टरी है, वो ज्यादा रीजन को क्रॉस करती है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत जबरदस्त है। हालांकि एक्सटर्नल कैरोटिड भी अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्टरी है, नो डाउट, लेकिन ये आर्टरी इससे ज्यादा है क्योंकि इसकी तकरीबन 1.5 दर्जन ब्रांचेज हैं इसकी। कोई ऐसा रीजन नहीं जिसको इसने सप्लाई ना किया हो, इतना डीप अंदर, नेजल कैविटी, नेजोफेरेंक्स, ओरल कैविटी, ओरोफेरेंक्स, एक इधर पैलेट, वेलेटी सब। और ये इतनी इंपॉर्टेंट आर्टरी है कि मैक्सिलरी आर्टरी है तो आप कहेंगे मैक्सिलरी टीथ सप्लाई करेगा, मैंडिबुलर भी यही करेगी, क्योंकि मैंडिबुलर आर्टरी नाम की कोई चीज ही नहीं है।
तो मैंडिबुलर की जिम्मेदारी भी इसकी है। इंफ्राटेम्पोरल फोसा का कंटेंट भी यही है, तो टेरिकोपैलेटाइन फोसा का कंटेंट भी यही है। जैसे ना इंफ्राटेम्पोरल फोसा का कंटेंट थी मैंडिबुलर नर्व और टेरिकोपैलेटाइन फोसा का कंटेंट थी मैक्सिलरी नर्व, तो उधर अलग अलग थी ना। तो ऊपर सप्लाई मैक्सिलरी नर्व ने की थी मैक्सिलरी टीथ को, और मैंडिबुलर टीथ को मैंडिबुलर नर्व ने की थी, लेकिन यहां पर मैंडिबुलर आर्टरी है ही नहीं है, तो फिर ये काम भी इसका है। ये सारा काम यही करती है माना, जो मैंडिबुलर नर्व कर रही है वो मैक्सिलरी आर्टरी कर रही है। तो ये आर्टरी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से आपको आर्टरियों को लेना होता है। अब देखें, जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की बात हो रही है, कॉमन कैरोटिड की चलें, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी उसकी बिगिनिंग किधर है? उसकी बिगिनिंग अभी मैंने दिखाई, राइट साइड से इट इमर्जेस और इट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, और लेफ्ट साइड से इट डायरेक्टली अराइजेस फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। अब ये आर्टरी जो है जैसे आपके नेक को छोड़ेगी, थोरेक्स को छोड़ेगी, तो ये नेक में आएगी, और नेक में जब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी आती है तो नेक के अंदर वो जो ट्रांसवर्स सेक्शन हमने नेक का काटा था, ठीक है, जब नेक का आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं ऐसे लाइक दिस, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग फेशा होती है। आगे हम ट्रेकिया देखते हैं, तो ये हमारा ट्रेकिया है, ये पेरीट्रेकियल फेशा है, ये इसोफेगस है, और यहां पर हमने वर्टिब्रा देखा, और ये फेशा है हमारी प्री वर्टिब्रल फेशा, और इस जगह पर है हमारा कैरोटिड शीथ। यानी जब मैं इस तरीके से दो आर्टरियों को अंदर एंटर कराऊंगा तो कहीं यहां होगी मेरी कॉमन कैरोटिड और ऐसे यहां होगी मेरी सबक्लेवियन, ये ऐसे एंटर होंगी। हमने बताया था ना आपको कि दे विल एक्चुअली गो एंटीरो पोस्टीरियरली, क्योंकि आर्टरी को जब आप ऐसे करेंगे ना लाइक दिस, क्योंकि एओर्टा अच्छा खासा ब्रॉड होता है, सबसे बड़ा वेसल है, और इतना ब्रॉड होने की वजह से जब आर्टरियां यहां से इमर्ज होती हैं तो ज़ाहिर है कॉमन कैरोटिड विल बी एंटीरियर, तभी तो उसका पल्स फील करते हैं। आप सबक्लेवियन का पल्स क्यों नहीं फील कर रहे हैं? क्योंकि वो डीपर है, डीप टू डीप फेशा है। वैसे तो डीप टू डीप फेशा ये भी है, लेकिन ये है कि इसका पल्स हम फील कर सकते हैं क्योंकि इट इज एंटीरियरली प्लेस्ड है, और एंटीरियरली प्लेस्ड है तो इसकी जगह है क्या? इसकी जगह हमने यहां पर ये देखी कैरोटिड शीथ, जबकि सबक्लेवियन की, क्योंकि सबक्लेवियन को भी यहां पर करते जाएं जब तक आ जाती है, जब तक इसका वास्ता है, अभी तक इस डायग्रामों में है, तो इसकी बिगिनिंग भी सबक्लेवियन की कैसे थी? जैसे आपने कॉमन कैरोटिड की बिगिनिंग देखी ब्रैकियोसेफेलिक से उधर से, और ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक ऑन द राइट साइड एंड डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा इट इंटर्स इनटू द नेक, बट इट इंटर्स हियर इनटू द विद इन पेरीवर्टिब्रल रीजन, डीप टू पेरीवर्टिब्रल फेशा, ये फर्क है। एम्बेडेड विद इन द पेरीवर्टिब्रल मसल्स, अब इतना भी डीप नहीं है, लेकिन यह है कि आगे इसके मसल आ जाएगा हमारा स्केलिनस एंटीरियर, तो पीछे होगा स्केलिनस मीडियस, और पीछे होगा स्केलिनस पोस्टीरियर, बाकी मसल तो फिर पीछे होंगे। इसका मकसद यह है कि जब इसको दिखाऊंगा मैं तो इसके आगे से गुजर जाएगी स्केलिनस एंटीरियर मसल, क्योंकि इसके डीप होगा ये, बाकियों की डीप नहीं है, और स्केलिनस एंटीरियर के आगे से गुजर जाएगा प्रीवर्टिब्रल फेशा, और उसके आगे कौन है? कैरोटिड शीथ, और कैरोटिड शीथ में ये तो पल्स इसकी फील करेंगे, उसकी तो नहीं करेंगे। और ये आर्टरी इस तरफ तो ऊपर जा रही है, जब आप ऊपर इस आर्टरी को देखोगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी को, तो इसके लेटरली इस कैरोटिड शीथ में लाया करती है आपकी जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन, ये इसका रिलेशन इसके लेटरल साइड पर, और इससे भी लेटरल आपको मिलता है द चेन ऑफ लिम्फ नोड्स, ये वेन्स और लिम्फेटिक्स में मैं आपको कराऊंगा द चेन ऑफ लिम्फ नोड्स। उस जगह पर क्योंकि कट सेक्शन काटेंगे तो आपको यहां पर कोई एक लिम्फ नोड, उसका कट सरफेस, उसका कट सेक्शन आएगा उसका, ये पूरा नहीं है लिम्फ नोड, पूरा लिम्फ नोड तो ऐसे ऐसे नजर आता है आपको, ऐसे ये ऐसे कट लगा तो इसका कट सेक्शन नजर आ गया, ये लेटरली प्लेस्ड ये होगा, और इस लेटरली प्लेस के साथ इन दोनों के बीच में फंसी हुई, यानी इन दोनों आर्टरी और साथ में जुगुलर वेन के पीछे फंसी हुई इस जगह पर आपको डीपली नजर आएगी, इधर आपको वेगस नर्व। ये चार बड़े मेजर कंटेंट्स हैं इस जगह पर, और मामला सिर्फ यहां नहीं रुका है। आप याद करें, मैंने लास्ट टाइम आपको नर्व्स में बताया था कि जो आपकी कैरोटिड शीथ है इसके वाल में यहां छुपा हुआ है आपका एंसा सर्वाइकलिस भी। कैरोटिड शीथ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मेजर आर्टरी, मेजर वेन, मेजर लिम्फेटिक, मेजर लिम्फेटिक्स के अलावा मेजर नर्व्स, उसमें सिंपैथेटिक भी और पैरा भी और स्पाइनल भी, सब कुछ यहां पर हब है, हब ऑफ एक्टिविटी है न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स का। ये आपके एंसा सर्वाइकलिस है, और याद करें सिर्फ एंसा सर्वाइकलिस ही नहीं, ठीक इसके पीछे प्रीवर्टिब्रल रीजन में
डीप टू प्रीवर्टिब्रल फेशा, यहां पर क्लोज टू द वर्टिब्रल कॉलम, इधर ऑलमोस्ट पीछे ही यहां पर सिंपैथेटिक चेन भी होगा और इधर आपको सिंपैथेटिक गैंग्लियन भी मिलेंगे। तो आप देखिए यहां पर आपको सिंपैथेटिक भी, तो पैरासिम्पैथेटिक भी, तो स्पाइनल भी, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड भी, तो मेजर वेन भी, तो मेजर आर्टरी भी। कितनी ज़बरदस्त रिलेशंस हैं इसकी यहाँ पर। रिलेशन वो जो आपको आ रही हैं, वो नहीं जो आपको फिंगर टिप्स पे हैं। रिलेशन वो जो आप समझ सकें कि हैं। बच्चे इतनी समझ सकते हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं कि लंबी लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना आ रहा है बस वही टाइम के साथ ऐड होता जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम तक आ ही जाए, एग्ज़ाम के बाद भी आ जाएगा, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें अभी कर लें। कोई इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे भी आएंगे टाइम के साथ। जब आप और 3rd ईयर 4th ईयर जाएंगे तो और भी ऐड हो जाएंगी चीज़ें, ये ऐड होता जाएगा। ये एड ऑन प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं है कि बस सब कुछ आ गया अभी 1st ईयर में आ जाना चाहिए मुझे, यार मेरी डिफेक्टिव स्टडी है 2nd ईयर में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये टाइम के साथ आएगा। और ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो ये आप चलाते रहें। अब देखिए सबक्लेवियन को भी यहाँ हम चला रहे हैं थोड़ा बहुत, और जब आप यहाँ आएंगे तो देखें इसका कुछ मेजर रिलेशंस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर आते आते ये मिडल ऑफ नेक में किसी न किसी जगह पर ये अब बाइफर्केट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी कॉमन कैरोटिड। सबक्लेवियन जारी रहेगी। अब सबक्लेवियन जारी क्या रहेगी, सबक्लेवियन को इतना ऊपर जाना नहीं है। वैसे हमें क्या करना है, सबक्लेवियन को हमें अपर लिम्ब में जाना है, क्योंकि किसी चीज को अपर लिम्ब में अगर जाना हो तो वो नेक के रूट में तो जरूर आएगी। अब एक्सिला इधर है, ये थोरेक्स इधर है, यहां से चली जाती, यहां से कहां से भाई, क्या रिब्स के बीच में इंटरकास्टल स्पेस से निकल के जाती है। हालांकि 4 रिब्स हमारी बना रही हैं, मीडियल वॉल ऑफ योर एक्सिला, जाने का रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं है जाने का, लेकिन जैसे थोड़ी कि इतनी मेजर आर्टरी को या आपकी इस वॉल से निकल आएगी यहां से कोई। तो जाहिर है इसको पहले थोड़े से इनलेट से निकलना होगा और आना होगा रूट ऑफ नेक में। हाँ, ये और बात है कि कैरोटिड की तरह रूट ऑफ नेक में से सीधा आप नेक में कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये सबक्लेवियन की बात बता रहा हूं। और सबक्लेवियन अचानक क्या करेगी, इट विल पार्ट वेज, अब ये रास्ता छोड़ेगी। अब रास्ता छोड़ेगी का मकसद है कि ये फिर लेटरल साइड पे जाएगी। अब लेटरल साइड पे आप जाएगी तो आप तो आ गए रूट ऑफ नेक में, लेकिन याद करें बाहर है आपकी फर्स्ट रिब, उसको तो आप क्रॉस करके आए हैं, लेकिन यह है कि बाहर फर्स्ट रिब है और इससे भी बाहर आपको मिलता है क्लेविकल, पीछे स्केपुला। तो ये जो आपको ट्राइंगल यहां मिल गया, इसको हम कहते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, या सीधा सीधा बोलो रूट ऑफ अपेक्स ऑफ एक्सिला। भाई जो भी फर्स्ट रिब के ऊपर से जंप लगाएगा जो क्लेविकल के पीछे और स्केपुला के सुपीरियर बॉर्डर के आगे आएगा, तो वो सीधा एक्सिला में तो जाएगा। यही रास्ता अपनाती है आपकी एक्सिलरी आर्टरी, सॉरी सबक्लेवियन आर्टरी। उस सबक्लेवियन आर्टरी को ऑफिशियली हम ऐसे नहीं कहेंगे व्हेन इट क्रॉसेस द फर्स्ट रिब, नहीं, हम कहेंगे व्हेन इट क्रॉसेस द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। क्योंकि फर्स्ट रिब जो है हमें रिब्स ऐसी मिलती है ना, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर, लेकिन फर्स्ट रिब जो होती है उसका होता है इनर बॉर्डर एंड आउटर बॉर्डर। तो ये जब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस कर जाए तो फिर उसका नाम बदल जाएगा, बस उसका नाम पड़ जाएगा एक्सिलरी आर्टरी। तो अब आपने देखा सबक्लेवियन आर्टरी की बिगिनिंग देखी, फिर उसका कुछ रिलेशन जो हमें समझ में आया है यहां पर, यही कि कैरोटिड के बैक में है, विद इन प्रीवर्टिब्रल फेशा है, स्किनस इंटीरियर से छुपी हुई है, लेटरली जा रही है, डोमसा बनाएगी जा रहे, उसकी कॉन्वेक्सिटी अपर होगी टू द नेक साइड और कॉन्केविटी नीचे होगी टुवर्ड द थोरेक्स साइड, लेकिन होगी ये रूट ऑफ नेक में। ये जंप ऐसे करेगी, और जब जंप करेगी तो अब आउटर बॉर्डर को जैसे क्रॉस किया, ये इसकी ऑफिशियल टर्मिनेशन है, टू चेंज इट्स नेम टू सबक्लेवियन आर्टरी, टू चेंज नेम्स टू द एक्सिलरी आर्टरी। फिर ये अपर लिम्ब की आर्टरी बन गई आपकी। जैसे आपके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी विल चेंज इट्स नेम एट द मिडिल पॉइंट टू बिकम नाउ फीमोरल। तो ये यहां पर कहां, आउटर बॉर्डर फर्स्ट। अब वो आउटर बॉर्डर पे किस जगह पे भी क्रॉस करे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आउटर बॉर्डर तो खासा बड़ा होगा, खासा एक्सटेंसिव होगा, लेकिन हम ऑफिशियली उसको बोल देते हैं आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब। जिस जगह से भी वो आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब क्रॉस करे, उस जगह के बाद उसका नाम हम डाल देंगे एक्सिलरी आर्टरी। लेकिन इस दौरान वो बहुत ज़बरदस्त काम करेगी, इस दौरान अपने निकलने से अपने खात्मे तक, क्योंकि ये सी शेप्ड एक कर्व सा होगा, और कर्व का डर ये है कि कहीं नीचे न गिर जाए। हम नीचे गिरने नहीं देंगे। ये प्रीवर्टिब्रल रीजन में गई है, ये याद करें आप, और प्रीवर्टिब्रल रीजन में सिंपैथेटिक ट्रंक भी है कि नहीं,
सिंपैथेटिक चेन है ना, उधर सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन मौजूद है। तो उस पर देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि अगर आप सिंपैथेटिक चेन में देखें तो ऊपर बड़ा सा गैंग्लियन देखा था ना हमने, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, फिर थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर था उससे छोटा मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, और इससे नीचे आए तो फिर था इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो थोड़े से के साथ मिलकर स्टीलेट गैंग्लियन बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अलग अलग होते हैं कि ये कनेक्टेड होते हैं? क्योंकि इनके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स तो आपको पता है ना कि यहां से आते हैं ऐसे, तो ये चेन होता है पूरा तस्बीह की तरह, ये दाने कनेक्टेड होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते ऐसे। क्योंकि जो फाइबर्स बाहर से प्री गैंग्लियनिक निकलते हैं वो किसी गैंग्लियन में आके कुछ यहां रिले करते हैं, कुछ ऊपर जाकर रिले करते हैं, तो जाहिर है वो एक चेन सी बन जाती है। तो ये जो चेन बन जाती है, तो यहां पर जो ये धागे की तरह यहां बन गया है, तो ये तो ब्रांचेस हैं ही, लेकिन ये जो मिडिल और इंफीरियर को ज्वाइन कर रही है ना, ये जो इसके दो हिस्से हैं ऐसे। ये तो मैंने ऐसे दिखाए, लेकिन होगा इंटीरियर और पोस्टीरियर, ऐसे नहीं, ऐसे। ये जो आपकी सबक्लेविन आर्टरी मैंने अब दिखाई थी ना जो, तो जाहिर है ये ऐसे गई होगी ना, तो ये ऐसे गई होगी जाहिर है। आई कहां है? प्रीवर्टिब्रल रीजन में। तो भाई आपका सिंपैथेटिक चेन भी तो प्रीवर्टिब्रल रीजन में ही है ना। ये मैं ढक देता हूं यहां से, किससे? प्रीवर्टिब्रल फेशिया से। ये भी यहां है और ये भी यहां है, दोनों इधर ही हैं। और इसको सबक्लेविन आर्टरी को लेटरली जाना है। जब लेटरली जाएगी तो जाहिर है ये ऐसे तो नहीं कुछ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के लेवल तक जाएगी, ना तो मिडिल के लेवल तक जाएगी, ये ऑलमोस्ट इंफीरियर और मिडिल के लेवल तक यहां से। और जैसे यहां आएगी तो ये जो है इसको द फाइबर्स कनेक्टिंग द सुपीरियर मिडिल विद द इंफीरियर, इन फाइबर्स को दो में स्प्लिट करके यहां से पास हो जाती है। ऐसे तो जैसे यहां से पास हो जाएगी तो देखें इसका हाल ये होगा ऑलमोस्ट जैसे ये इस तरीके से, लाइक दिस, ये ऐसे ना, इट विल बी लाइक इंटीरियर पोस्टीरियर। तो यहां से जैसे पास होगी ना लाइक दिस, तो ये जो इंटीरियर पार्ट है इसका सिंपैथेटिक चेन का, जो कनेक्ट कर रहा है किसको? मिडिल और इंफीरियर को, ये जो करेगा ये थोड़ा सा अपनी स्ट्रेच करके इस तरीके से इसको लूप की तरह इसको होल्ड करके रखेगा। एक और एंसा, एक और लूप, इसको बोलते हैं एंसा सबक्लेविया, जिसका एंसा सबक्लेविया। तो एंसा सबक्लेविया क्या है? ये बेसिकली सिंपैथेटिक चेन का वो वाला पार्ट है दैट कनेक्ट्स द मिडिल विद द इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। उसके उनके जो इंटीरियर फाइबर्स हैं, दे आर एक्चुअली मेकिंग हियर अ लूप अराउंड द कर्व ऑफ द आर्च ऑफ सबक्लेविन आर्टरी टू होल्ड इट लाइक दिस। ये राइट पर भी ऐसे ही है और लेफ्ट पर भी ऐसे ही। समझ रहे हैं? ये लूप जो है ना, इसको हम एंसा सबक्लेविया, एंसा लूप्स को कहते हैं। जैसे ना एंसा सर्वाइकल देखा था आपने, सर्वाइकल लूप, तो ये दूसरा एंसा है, एंसा सबक्लेविया। चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, वो स्पाइनल नर्व है, ये सिंपैथेटिक चेन है, इट्स कंपोज्ड ऑफ पोस्ट प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स कमिंग फ्रॉम दी थोरेसिक रीजन रीचिंग योर मिडिल एंड सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो ये एंसा सबक्लेविया को समझ लेना कि ये क्या चीज़ है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये टर्मिनेशन हमने की, तो इसका बिगिनिंग और टर्मिनेशन दोनों आर्टरियों की आपने देख ली। सबक्लेवियन में दोबारा हम ये नहीं करेंगे। अब अगर ये देखा आपने, तो इस दौरान हम क्या करेंगे? इस दौरान हम अपनी कॉमन कैरोटिड को जो हमने स्प्लिट किया है, किस जगह स्प्लिट किया है? अब ये सबक्लेवियन तो खत्म हो गई, अब कॉमन कैरोटिड को यहाँ पर, क्योंकि ये अब पहुंच चुकी है ये इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक में जाहिर है। और इंटीरियर ट्राइंगल में हमने 4 ट्राइंगल्स देखे थे, उसमें से एक ट्राइंगल था हमारा कैरोटिड ट्राइंगल। और कैरोटिड ट्राइंगल में यहां पर हमने देखा था ये हमारा हाइड बोन है, ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है। तो इन द कैरोटिड ट्राइंगल जस्ट ऑपोजिट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ये सुपीरियर बॉर्डर जहां पर थायराइड कार्टिलेज का सुपीरियर, ये एडम सेपिल है, ये थायराइड कार्टिलेज का सुपीरियर बॉर्डर है। जस्ट ऑपोजिट द लेवल ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ये आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहां स्प्लिट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी बाय बाइफर्केशन। रिजल्ट होगा बाइफर्केशन, नॉट जस्ट चेंजिंग इट्स नेम टू समवेयर एल्स, बट इट विल बी चेंजिंग इट विल बाइफर्केट, टर्मिनेट बाय गिविंग राइज टू 2 आर्टरीज। यहां बाइफर्केट होगी, यानी यूं समझ लो कि इसने 2 बाइफर्केट करके 2 आर्टरियां दी, उसमें से एक आर्टरी कैरोटिड शीथ में कंटिन्यू रहेगी, इसकी लेगेसी वो जारी रखेगी। अब इसकी जो दोस्तियां थी जिन जिन से
किससे? लेटरली थी इंटरनल जुगुलर। तो अब लेटरली इंटरनल जुगुलर जो वेन है आपकी, वो इसके वन ऑफ द ब्रांचेस के साथ लेटरल होगी। अभी इसकी जितनी भी लेगेसीज हैं ना, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, जो भी इसके लाइबिलिटीज हैं, वो पूरी करेगी इंटरनल कैरोटिड, क्योंकि वो कैरोटिड शीथ में भी रहेगी। लेटरल साइड से फर्दर कोर्स होगा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ योर इंटरनल जुगुलर वेन के साथ, वो रिलेट होगी। इनके पीछे जो वेगस नर्व होगी वो भी इनके साथ होगी, और आगे से डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड भी इन्हीं के साथ होंगे। इंसा सर्वाइकलिस भी इसके साथ रिलेट करेगी। इंसा सर्वाइकलिस से ऊपर इतनी ज्यादा होगी नहीं वैसे। सिंपैथेटिक चेन भी उसके साथ होगा। जो सारे रिलेशंस होंगे अब वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के होंगे। तो एक्सटर्नल कैरोटिड क्या करेगी? एक्सटर्नल कैरोटिड फॉरेन कैरोटिड शीथ को छोड़ देगी, इसलिए तो उसका नाम एक्सटर्नल है। जो इनसाइड है वो इंटरनल, जो जारी रहेगी वो इंटरनल, वो जो छोड़ देगी वो एक्सटर्नल। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको एक्सटर्नल इंटरनल कहते हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज नॉट विद इन दी कैरोटिड शीथ। तो हम कहते हैं बाबा कैरोटिड शीथ के अंदर तीनों कैरोटिड्स नहीं होती, दो होती हैं, एक मदर और एक वन ऑफ द डॉटर्स। और डॉटर यकीनन इंटरनल ही होगी। और ये इस एक्सटर्नल इस कॉमन कैरोटिड की दो ब्रांचेस है। कॉमन कैरोटिड की नेक के अंदर कोई ब्रांच ही नहीं सवा इन दो टर्मिनल ब्रांचेस की। अब ये टर्मिनल ब्रांचेस कुछ दें तो दें, कॉमन कैरोटिड को जो करना था कर चुकी। तो कॉमन कैरोटिड एक्सेप्ट इट्स बाइफर्केशन इट्स ऑलमोस्ट ब्रांचलेस। इसने आगे चल के दो में डिवाइड किया है, उनके हवाले किया है कि तुमने एक में कोई ब्रांच दो या ना दो। इंटरनल तो ये भी नहीं करेगी। इंटरनल तो उसने शूट किया सीधा कैरोटिड के नाल से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इट इंटर्स इनटू द क्रेनियल कैविटी। वो तो रास्ते में ये भी नहीं करेगी। कैरोटिड ने कम से कम पल्स फील कराई है आपको, यहां बैठ के उसने दो ब्रांचेस भी दी हैं, कुछ और भी काम करने वाली है। इंटरनल तो घास ही नहीं डालेगी आपको। वो तो कहेगी कि बस मैं पैदा हो गई एक तरह से, और सीधा ऐसे ही जैसे उमरकोट में अकबर बादशाह पैदा हो गया, उसके बाद उसने मुड़ के देखा भी नहीं होगा कि उमरकोट है क्या। और यहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं कि अकबर बादशाह यहाँ पे हुआ भी, तो ना भी होता तो क्या फर्क पड़ता, हो भी गया तो क्या हुआ, उमरकोट का क्या हो गया। तो कहने का मकसद है कि ये ऐसे ऐसे काम, इनका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, ये यूँ समझ लो नेक का अकबर बादशाह है एक तरह से। ये शूट करके मेरे ऊपर से चलो जहाज गुजर गया हैदराबाद से, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसका। तो ये ऐसे गुजर गई बस। कॉमन कैरोटिड ने कुछ इवेंट्स तो दिखाया आपको, कम से कम दो ब्रांचेस दी, और अभी एक आध और भी काम करने वाली है कॉमन कैरोटिड। वहां से दो ब्रांचेस निकली, ये वो बहुत काम हुआ है उसका। ब्रांच आपको कोई दी नहीं है, जो ब्रांचेस दी हैं अब वो उन ब्रांचेस की जिम्मेदारी है कि कुछ नेक को भी दें। क्योंकि इंटरनल कैरोटिड ने घास ही नहीं डाला, वो वहां पर गई, वो सीधा इमिग्रेशन। उसके बाद आप मुड़ के भी नहीं देखेगी नेक में हो क्या रहा है, सोर्स सारा उधर से पकड़ रही। एक्सटर्नल कैरोटिड ने थोड़ा बहुत एहसान, हालांकि एक्सटर्नल कैरोटिड में नेक में कुछ खास करेगी नहीं। नेक में बेचारी ये सारा काम सबके लिए इनका है। थोड़ा बहुत एक्सटर्नल कैरोटिड का होगा, बस यूँ समझ लो कि उंगली कटा के शहीदों में शरीक हो गई है, वो भी देगी ज़रूर एक आध ब्रांच, ना देती तो भी कोई इतना मसला नहीं था, चलो दे देगी, चलो एक ब्रांच बस। वो एक्सटर्नल कैरोटिड में सारी फेस और इधर उधर ये इस कामों में आ रही है। तो कैरोटिड सिस्टम तो नेक का सिस्टम ही नहीं है, ये किसी का सगा नहीं है, ये नेक का सिस्टम ही नहीं है। बस ये एक एक्सटर्नल कैरोटिड की सुपीरियर थायराइड ब्रांच मिल गई है, अगर ये ना देती तो मेरी तरफ से तो कैरोटिड सिस्टम नेक का है ही नहीं। नेक में तो सारी आर्टरी ही सब क्लेविन है। सब क्लेविन नाम देखो ना बेचारे का क्या है, सब क्लेविन। और सब क्लेविन देखा जाए तो क्लेविकल के नीचे भी नहीं है, बेचारी है भी क्लेविकल के ऊपर। एपिक्लेविन को नाम रख दे इसका तो कोई समझ में भी आता है। सब क्लेविन इसको मतलब जो बेइज्जती करनी है उसकी की गई, और उसकी आप सप्लाई देखें तो हैरान रह जाए। आधे ब्रेन को तो ये सप्लाई कर रही है सब क्लेविन, कहीं एब्डोमेन के वो इंटी एब्डोमिनल वाल, अपर लिंग, ये वो कहाँ नहीं पहुंची है सब क्लेविन। और नाम इसका देखें आप, और ये कैरोटिड का नाम है। आप कैरोटिड देखें कितनी सोसाइटी में भी कितनी मशहूर है, शहरग, वो पता नहीं क्या क्या जो नाम है उसके। अरबिक वो मेरे दो स्टूडेंट्स होते हैं उसको रईस शरियाँ, ऐसे ऐसे नाम, अरबिक में भी ऐसे ज़बरदस्त नाम है उनके। और हमारे भी देखें, हमारे सोसाइटी में भी, हमारी लैंग्वेज में भी शहरग, किसी को बोला एक शहरग कभी, इसको बोलते हैं शहरग। तो सब क्लेविन आल्सो वन ऑफ द मेजर आर्टरीज। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर इसकी टर्मिनेशन यहाँ पर होगी। अब टर्मिनेशन हो गई तो इस दौरान ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, देखें इसके आप पे,
अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो जो 2 ब्रांचेस देगी टर्मिनल, तो आगे तो उनको ही करेंगे, लेकिन जब तक ये दे उसकी 2 मेजर रिलेशन इस जगह पर मौजूद है, द बाइफर्केशन साइट। उधर आपको 2 किस्म के रिसेप्टर्स मिलते हैं। एक को कहते हैं कैरोटिड साइनस, स्पॉन्जी होगा, उसकी वाल के अंदर मीडिया में, उसके ट्यूनिका मीडिया के अंदर एक स्पॉन्जी एक स्ट्रक्चर होगा, ताकि वो प्रेशर को जज कर सके। लेकिन प्रेशर भी कौन सा? लो प्रेशर, कम प्रेशर अगर होगा तो, वरना तो जो प्रेशर होता है 180 120 वाला, वो उसके ऊपर प्रेशर डाल देता है और वो खामोश रहता है, क्योंकि दबाव जब होगा आपका 80 और 120 के बीच में, तो ये उसके लिए काफ़ी है, वो खुश रहता है उसमें। लेकिन पता चला कि वो 60 और 50 की तरफ चेंज आ गई है उसमें, तो एकदम से खलबली मचेगी। तो लो प्रेशर को एकदम से वो डिटेक्ट करेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा वो, तो लो प्रेशर। आप खड़े हो गए हैं अगर फॉर एग्जांपल, अचानक आप लेटे हुए हैं, खड़े हो गए हैं और आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, तो ये क्या हुआ है? ये यहाँ पर लो प्रेशर, क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ पर कॉमन कैरोटिड में कम आ रही है। वैसे तो दूसरों में भी कम जा रही है, लेकिन वहाँ इस किस्म का सिस्टम नहीं है जो आपके ब्रेन को बता सके कि ब्लड सप्लाई कम है, फ्लो कम है। इधर इसके पास है, ये चीखेगा एकदम से, स्टिमुलस उसका मिल जाएगा। क्या है? लो प्रेशर। जब आप खड़े हो गए तो पोस्चरली आप जब आप देखेंगे तो पोस्चर से, और वो जो चेंज आती है ना, चेंज ये डायनेमिक है, मुसलसल कम रहा तो फिर नहीं बताएगा। वो जो चेंज आई ना आपकी नॉर्मल से लो की तरफ जो चेंज हुआ है वहां पर, जो एकदम से चीखेगा, स्टिमुलस मिलेगा इसको। और जब स्टिमुलस मिलेगा तो इंपल्स क्रिएट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और इस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो करंट क्रिएट होगा, और करंट को डाल देगा पेरिफेरल एक्सॉन्स में, ताकि कंप्लेन की जा सके ब्रेन को कि बाबा इधर ब्लड कम पहुंच रहा है, कुछ करना है तो करो। और वो पहुंचाएगा कौन? वो पहुंचाएगी डायरेक्ट चीज, यानी क्रेनियल नर्व, जल्दी का काम है। और क्रेनियल नर्व यहां तक कौन आएगी? वो आपको दिखाया था ग्लासोफेरिंजियल नर्व की ब्रांच, नर्व टू कैरोटिड साइनस, जनरल विसरल एफरेंट फाइबर्स, जनरल विसरल एफरेंट फाइबर्स, विसरल एफरेंट्स। और ये कहाँ जाएगी? और ग्लासोफेरिंजियल आपको पता है कि ये स्ट्राइक करेगी जाके मेडुला ऑब्लांगेटा में, मेडुला ऑब्लांगेटा में अंदर जाके ये आपके वेजोमोटर सेंटर को स्टिमुलस दे देगी। और वेजोमोटर सेंटर यहाँ से सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करेगा और हार्ट के रेट को इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, आपकी कैरोटिड सभी आर्टरियों के अंदर ब्लड काफ़ी पहुँच जाएगा। और काफ़ी पहुँच जाएगा तो वहाँ जो ब्लड प्रेशर लो हो गया था 50 वाला, वो 60 70 इस तरीके से नॉर्मलाइज हो जाएगा। आंखों के आगे अंधेरा भी आपका खत्म हो गया। हाँ, ये और बात है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिसमें मुसलसल कम रहता हो, फिर वो फेंट हो जाएगा, फिर वो शॉक में चला जाएगा, फिर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। वरना थोड़ा बहुत का जो डिफरेंस है वो ठीक कर देगा ये आपका। कौन? कैरोटिड साइनस। देख लें कैरोटिड साइनस को। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ये मामला इधर इंपॉर्टेंट है। तो कैरोटिड साइनस इज सप्लाइड हियर बाय, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये बल्जिंग देख रहे हैं आप, ये बल्जिंग है ये, और ये थायराइड कार्टिलेज, और थायराइड कार्टिलेज का सुपीरियर बॉर्डर इसके अपोजिट, ये आपकी बाइफर्केशन। और यहां पर हमने देखा ये बल्जिंग है ये, और बल्जिंग को किसने सप्लाई किया? कौन इनर्वेट करेगा इसको? आर्टरी टू नर्व टू कैरोटिड साइनस। यही नहीं है, बल्कि आप देखें इस कैरोटिड साइनस के बाहर, ट्यूनिका मीडिया के एडवेंटिशा के बाहर, यहां पर फिर एक सेल बॉडी की एक रिसेप्टर की कलेक्शन है, ये कैरोटिड बॉडी कहलाती है। अंडरस्टैंड? दिस इज कैरोटिड बॉडी। इसका काम, अब देखिए, इसका काम प्रेशर से नहीं होगा, ये बहुत ही क्लोज होगा यहां पर। इसका ये प्रेशर को डिटेक्ट नहीं करेगा, ये केमिस्ट्री को डिटेक्ट करेगा कि अंदर गड़बड़ क्या है, गैसेस कौन सी हैं, उनकी कंसंट्रेशन, उसका पार्शियल प्रेशर क्या है। अब जो गैसेस तो बहुत सारी हैं, रिसेप्टर्स तो किसी एक खास किस्म के गैस को डिटेक्ट करेगा। ये गैस को डिटेक्ट करेगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का भी लो लेवल, हाइपोक्सिक कंडीशन। और जैसे आपकी ऑक्सीजन की लो लेवल आ गई, एकदम से ये खलबली मचेगी इसके अंदर, एकदम से ये स्टिमुलस, इसका स्टिमुलस ये है, और एकदम से ये चुगली खाएगा किसको? फिर वही ब्रेन स्टेम, फिर वहां रेस्पिरेटरी सेंटर। भाई पहुंचाएगा कैसे? जाहिर है किसी न किसी नर्व के ऊपर, और यहां भी कौन सी नर्व? फिर यही आपकी ग्लासोफेरिंजियल नर्व टू कैरोटिड बॉडी। तो ये कैरोटिड बॉडी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द कैरोटिड बॉडी। तो ये कैरोटिड बॉडी है। इस किस्म की बॉडी फिर एओर्टा के, आर्च ऑफ एओर्टा के पास भी होती है, एओर्टिक बॉडी, लेकिन वहां पर फिर ये नहीं पहुंच पाएगी ग्लासोफेरिंजियल, क्योंकि इस लेवल से नीचे अगर कोई नर्व जा पाई तो वो वेगस होगी। इसका मकसद है कि उधर भी है एक, जैसे लो प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले यहां पर रिसेप्टर है, तो हाई प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले भी हैं हमारे पास रिसेप्टर, फिर वो एट्रिया में होते हैं, और वहां पर फिर नहीं पहुंच पाएगा ये
फिर उधर वे होगा वेगस को, इतना नीचे तो फिर वेगस के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो एट्रिया के अंदर भी यहाँ पर और एल्विलाई के अंदर हर जगह पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ से सिग्नल्स क्विकली लाएगा एक ही, क्योंकि इतना नीचे तो कोई और नर्व ही नहीं जाती है। आप बोलेंगे सर हमको स्पाइनल कार्ड के जरिए हम रिफ्लेक्स भेज देंगे, ये इतने वाइटल रिफ्लेक्सेस आप स्पाइनल कार्ड पे भरोसा नहीं कर सकते, वो देर लगाएगा बहुत। एल्विलाई स्ट्रेच हो रहे हैं, फौरन पता होना चाहिए ब्रेन स्टेम को, एकदम से स्टॉप करे, अपनिया कर दे, एकदम से रोक दे आपके इंस्पायरेशन के साइकिल को, फौरन एक्सपायरेशन शुरू कर दे, क्योंकि ये सांस अंदर चली गई तो फिर एल्विलाई फट जाएंगे। इसमें कोई इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। इस किस्म के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इस किस्म के जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं तो उनको फौरन पहुंचाना होता है ब्रेन स्टेम तक, और फौरन पहुंचाने का रास्ता तो आपको पता है वेगस ही है। इसलिए तो मैंने बताया था कि वेगस के जो जनरल विसरल रेफरेंट फाइबर्स होते हैं वो 75% मोटाई उन फाइबर्स में मबनी होती है। वेगस का बड़ा रोल है, वेगस नीचे सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक लोड पहुंचाने नहीं गई है, वो दरअसल वहां से सेंसरी सिग्नल्स उठाने भी गई है वो, और उसकी मोटाई ज्यादातर उन पर है, पैरासिम्पैथेटिक तो है ही। और पैरासिम्पैथेटिक आपको पता है कि वो न्यूरॉन्स की तादाद इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि विसरल न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो न्यूरॉन्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती। फंक्शन वाइटल हैं डेफिनेटली, लेकिन न्यूरॉन्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं, स्किल्ड नहीं है ना फाइबर्स। स्केलेटल मसल्स के जो नर्व्स होते हैं वो बड़ी होती हैं, विसरल नर्व्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं मोटर हो तो। और यहाँ पर हमने इस तरीके से ये कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी, इसका सिलसिला कॉमन कैरोटिड के साथ ही हो। कॉमन कैरोटिड इवेंटफुल तो है ना अपने आप में, दो ब्रांचेस, दो टर्मिनल ब्रांचेस दिए हैं उसने। कैरोटिड बॉडी है, कैरोटिड साइनस है, शहरग है, पल्स फील किया है, कैरोटिड एरिया में मौजूद है, कैरोटिड ट्राइंगल में, इसलिए काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, तो इसको वहाँ डिस्कस किया गया है। और इसी को हम ऊपर लेके जब आते हैं तो फिर इन दोनों ब्रांचेस में से तो इंटरनल कैरोटिड को तो जहाँ भूल ही जाओ, इसको तो सिर्फ बताओ सिर्फ कि ये गई है कैरोटिड शीथ के थ्रू, यहां से गुजर के ये जा रही है यहाँ, और इसका इंटरनल जुगुलर वेन के साथ वास्ता है फलां से, ये सारा काम जो है ना आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये क्या है एंसा सबक्लेविया, वो इसमें से गुजर के गई है आपकी, ठीक है। ये मिडिल है और ये इन्फीरियर है, ये स्टीलेट गैंग्लियन है, इसमें थोरेसिक भी शामिल है, और ये इसी तरीके से ऊपर गया है। अब आप कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड गई, इंटरनल कैरोटिड यहां से गई है, तो इसका मकसद है कि उसकी बिगिनिंग भी यहां ही कर लो। एक्सटर्नल कैरोटिड की फिर हम करेंगे ना बाबा उसका, जैसे इंट्रोड्यूस किया, फिर उसकी बिगिनिंग ऑफिशियल बिगिनिंग हो गई, जो कॉमन कैरोटिड की टर्मिनेशन है वो ही बिगिनिंग है एक्सटर्नल कैरोटिड की, और वही बिगिनिंग है इंटरनल कैरोटिड की भी, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं। और इनको आगे बढ़ाएंगे जैसे, तो उनके आएंगे अब कोर्स एंड रिलेशंस, एक्सटर्नल कैरोटिड पे आ जाए, एक्सटर्नल कैरोटिड पे पहले जाएं, इंटरनल कैरोटिड को बाद में देखते हैं। अब एक्सटर्नल कैरोटिड पे जैसे आप आएंगे, ये देखें जा रही है कहां, इसने कैरोटिड शीथ को फौरन छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कैरोटिड ट्रायंगल में तो मौजूद होगी ना। तो स्टार्ट कहां से हुई, एट दी बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड। तो हमने एक्सटर्नल कैरोटिड को यहां पर स्टार्ट किया, ये देखिए एक्सटर्नल कैरोटिड है, इसकी बिगिनिंग देख ली। अब ये एक्सटर्नल कैरोटिड कैसे एंटर हुई है, ये देखिए एक्सटर्नल कैरोटिड जैसे यहां पर आ गई, ये अपोजिट अपर बॉर्डर सेकंड का सुपीरियर बॉर्डर थायराइड कार्टिलेज, ये यहां से स्टार्ट हुई है। कौन से ट्रायंगल में, कैरोटिड ट्रायंगल में। कैरोटिड ट्रायंगल से होती गई, तो आप देखें ये है आपका डायगेस्ट्रिक का एंटीरियर पोस्टीरियर बेली, और इसके ऊपर जो ट्रायंगल होता है वो होता है हमारा डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल। अब जैसे ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहां से इंटर हुई है, ये आएगी सबसे पहले स्टाइलोहाइड एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, ये क्लिप हो जाएगी, इससे डीपर टू दैट जाएगी, बिहाइंड द मैंडिबल। और ठीक इस जगह पर आपने देखा था कि इस जगह मौजूद होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, जो आधे रेमस को तो कवर कर ही रहा है। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर दाखिल हो जाएगी, ऐसे जैसे मक्खन में उंगली डाल दे आप, खत्म, अंदर पैवस्त हो जाएगी। और जब अंदर एंटर हो जाएगी तो इट विल बी वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स पियर्स्ड आर कंटेन्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। लेकिन जगह इसकी देखें, ये रेमस के ऊपर नहीं है, ये देखिए रेमस के पोस्टीरियर बॉर्डर के पीछे, और ये इतनी हाई आ गई है कि ऑलमोस्ट ये नेक ऑफ मैंडिबल के बिहाइंड है, समझ रहे हैं, ये नेक ऑफ मैंडिबल के बिहाइंड है। तो जस्ट बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल विद इन द सब्सटेंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ये इसका ऑफिशियल स्पॉट है जहां पर ये खत्म होगी। तो इसकी बिगिनिंग आपने देखी, और इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन देखे कैरोटिड ट्रायंगल में, फिर डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल में, लेकिन डीपर टू द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ योर डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल, दैट इज डायगेस्ट्रिक पोस्टीरियर बेली एंड स्टाइलोहाइड
उससे डीपर चली जाएगी, बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल विद इन द सब्सटेंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, और बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल विद इन सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इट टर्मिनेट्स। ये टर्मिनेट हो जाएगी इधर। अब टर्मिनेट हो जाएगी तो क्या कोई और नाम ले लेगी या बाइफरकेट हो जाएगी? ये बाइफरकेट हो जाएगी। ये दो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं। अब देखें, ये एक टर्मिनल ब्रांच जो यहां पर हमने इस तरीके से इसको स्प्लिट किया इधर, तो एक टर्मिनल ब्रांच तो वो होगी जो अराउंड दी नेक ऑफ मैंडिबल जाके डीप टू द नेक जाते हुए, डीप टू नेक अगर टर्न करके कोई जाए तो किस फोसा में जाएगा? किसमें? इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। तो इट इंटर्स इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इसका नाम मैक्सिलरी आर्टरी है। अब यहां पर अगर मैक्सिलरी आर्टरी है, क्योंकि मैक्सिलरी आर्टरी को सेपरेटली हम टेकअप करेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, तो उसकी बिगिनिंग इधर ही कर दो, दोबारा नहीं लौट के आए यहां पर। तो मैक्सिलरी आर्टरी बिगिंस within the substance of parotid gland behind the neck of mandible as a result of the bifurcation of external, so one of the terminal branches of the of your external carotid। उसके बाद के रिलेशन बाद की बात है, लेकिन उसका बिगिनिंग यहां पर। तो बाकी जो दूसरी टर्मिनल ब्रांच है, तो दूसरी टर्मिनल ब्रांच को आप जारी रखें, विल लीव द पैरोटिड ग्लैंड, और उसको जब आप जारी रखेंगे तो उसकी आप पल्स यहां पर फील कर सकते हो। अब यहां से जब ये पैरोटिड ग्लैंड है, आप यहां से जारी रखेंगे तो ये आपके ट्रेगस के आगे से, और ट्रेगस जहां होता है उसके आगे क्या होता है? रूट ऑफ बेस ऑफ योर ज़ाइगोमेटिक आर्च। इस जगह से लेके इसकी पल्स फील कर सकते हो। इतनी सुपरफिशियल तो होती है, जो टेम्पल पे आएगी और टेम्पल पे आते आते वर्टेक्स तक पहुंच जाएगी। माने इसका मकसद है कि आपके स्कैल्प की सप्लाई भी बन जाएगी। इतनी सुपरफिशियल, इसकी पल्स फील भी कर सकते हैं। 3 फिंगर्स रखेंगे तो आपकी पल्स फील हो भी सकती है। इसको कहते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। और इस सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के साथ वर्टेक्स तक नर्व हमने पास कराई थी, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के साथ जो एकम्पनिंग आर्टरी होती है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है। आपके वर्टेक्स तक, यानी आपके स्कैल्प के टॉप तक पहुंचने वाली 6 नर्व्स होती हैं। उनमें से जो आगे वाली 3 नर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम नामों से होती हैं, उनकी आर्टरियां सेम नाम से। पीछे वाली जो 3 होती हैं उनकी नर्व्स अलग नाम से होती हैं, आर्टरियां अलग नाम से। जैसे अभी देखा, आगे से सुपराऑर्बिटल, सुपराट्रैक्युलर, ये सुपराट्रैक्युलर, ये सुपराऑर्बिटल, ये ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल, ये ऑरिकुलोटेम्पोरल, ये लेसर ऑक्सीपिटल, ये ग्रेटर ऑक्सीपिटल, ऐसे था ना 6। इन 6 में से जो आगे हैं ना 3, सुपराट्रैक्युलर, सुपराऑर्बिटल, ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल, इन्हीं के नामों से आर्टरियां होंगी, तीनों सेम नाम, जो नाम नर्व के होंगे। जो 3 आगे से जो 3 और आप नर्व देखोगे ना, उन तीनों के साथ जो लेटी हुई आर्टरियां होंगी वो सबके नाम अलग होंगे। अभी देखा ना, ये जो चौथी नंबर आर्ट, जो 4, 5 और 6 वाली आर्टरियां जो नर्व्स होंगी, उनकी आर्टरियां अलग अलग होंगी। जैसे अभी देखा ना, 4 नंबर नर्व जो थी यहां पर, उसका नाम क्या था? ऑरिकुलोटेम्पोरल, लेकिन उसके साथ जो लेटी हुई आर्टरी है वो है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो इससे आपकी स्कैल्प की सप्लाई भी होती जाएगी, समझ गए? इससे स्कैल्प की सप्लाई भी आपकी होती जाएगी यहां पर। तो यहां सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल, जिसकी आप पल्स फील की और स्कैल्प पे पहुंच गए। यहां पर वो जो मैक्सिलरी है, उसको मैक्सिलरी को सिर्फ ऐसे कह के घर नहीं चले जाएंगे, उसको सेपरेटली लेके उसकी एफआईए अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बहुत ब्रांचेस है। सुपरफिशियल टेम्पोरल की जरूरत ही नहीं है, हमने देख लिया यहां पर। ये 2 इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं। लेकिन अपने रास्ते के अंदर, जैसे इसका रास्ता है, अपने रास्ते में ये काफी ब्रांचेस देगी। 3 ब्रांचेस ये आगे से देगी, 2 पीछे से। और जैसे जैसे आर्टरियां करते जाओ, मैं ना भी बोलूं तो समझ लो कि इनकी वेन्स भी हैं इन्हीं नामों से, समझ गए? तो इनकी वेन्स भी इन्हीं नामों से होंगी। फिर ये और बात है, जैसे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन भी है, तो वीनस ड्रेनेज भी स्कैल्प की हो गई आपकी। जैसे मैक्सिलरी आर्टरी है तो मैक्सिलरी वेन भी है, और मैक्सिलरी आर्टरी की जितनी ब्रांचेस होंगी उतनी मैक्सिलरी वेन की ट्राइब्यूटरीज भी होंगी। जैसे आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है तो वेन भी है, और जैसे आपकी मैक्सिलरी आर्टरी है तो वेन भी है। और ये दोनों उठी थी किस आर्टरी से? एक्सटर्नल कैरोटिड से। तो दोनों मिलके वेने बनेगी कौन सी? बाय वर्च्यू, यू समझे, बाय डिफॉल्ट तो बन जानी चाहिए एक्सटर्नल कैरोटिड वेन, लेकिन कैरोटिड वेने होती ही नहीं है, होती हैं जुगुलर वेन्स। लेकिन इधर इन दोनों के मिलने के बावजूद जुगुलर वेन नहीं बनेगी, कोई और वेन बनेगी, उसका नाम है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। वो चल के देख लेंगे हम वेन्स में, लेकिन आप समझ लो उससे पहले तो बाकी तो सेम होगा ना, वो मैक्सिलरी वेन वो सब कुछ सेम। तो वेनों को देख लें, लेकिन उनकी कन्फ्लुएंस से जो नया जो मेन चीजें डेवलप होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है,
क्योंकि उधर है फिर जुगुलर सिस्टम, फिर उस जुगुलर के अंदर आपको पता है कि एक सुपरफिशियल सिस्टम होता है, एक डीपर होता है, हर जगह ऐसा ही है। सेफेनस देखा नहीं था आपने, ग्रेट सेफेनस, स्मॉल सेफेनस, देन द डीप, बेसिलिक एंड सेफेलिक, मीडियम क्यूबाइटल, देन द डीप, सुपरफिशियल ऑफ द एब्डोमेन, देन द डीप, हर जगह आपने देखा सुपरफिशियल, तो इधर भी ऐसा ही है। एक्सटर्नल जुगुलर, इंटीरियर जुगुलर, फलां जुगुलर, ये जुगुलर, देन द डीप, इंटरनल जुगुलर। खैर वो है भी जुगुलर चलो, लेकिन वो इंटरनल जुगुलर है, वो डीप है। और हर सुपरफिशियल वेन का उमूमन ये तरीका होता है कि वो रीजन छोड़ने से पहले डीप में रिले हो जाए, डीप में अपना ब्लड ड्रेन कर दे। आपने देखा था ग्रेट सेफेनस वेन ने क्या किया था, वो जाके ग्रेट सेफेनस वेन ने सेफेनस ओपनिंग में इंगुइनल लिगामेंट के नीचे ही रीजन छोड़ने से पहले ही अपना ब्लड डाल दिया था, अमानतन दे दिया था उसको, फीमोरल को। इधर देखा था ना आपने, सेफेलिक ने क्या किया था, सेफेलिक ने डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल में जोर लगा के इधर से क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पेनिट्रेट करके एक्सिला में जाके एक्सिलरी वेन को अपना ब्लड दे दिया था उसने। वो यहां भी एक्सटर्नल जुगुलर वेन ऐसा ही करेगी, इंटरनल जुगुलर में डाल देगी। वो इंटरनल जुगुलर में ना भी डाला तो सब क्लेविन में तो डाल ही देगी, क्योंकि सब क्लेविन भी आगे चल के इंटरनल जुगुलर के साथ मिलकर वैसे ही ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाने वाली है, लेकिन ये कोशिश करके रीजन छोड़ने से पहले दे देगी ब्लड। तो नेचर ने सुपरफिशियल वेनें ऐसे रखी हुई हैं, तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। लेकिन बहरहाल ट्राइब्यूटरीज तो ऑलमोस्ट सेम होगी। और यहां जैसे आप यहां इनको देखोगे तो मैंने बताया कि इसकी जो ब्रांचेस जो एक्सटर्नल कैरोटिड की होंगी, तो एक्सटर्नल कैरोटिड की 3 ब्रांचेस आगे से होंगी, 3, और 2 पीछे से, और 3 आगे 2 पीछे से आप हाथ रखेंगे तो उनके नाम भी आ जाएंगे। जैसे ये 3 है ऐसे, तो जो ऊपर की फिंगर है ये आपकी फेस पे टच कर रही है तो फेशियल, दूसरी आपकी माइलोहाइड को टच कर रही है लेकिन तुम डीप टू माइलोहाइड डाल के टंग में डाल देना तो लिंगुअल, तीसरी बहुत नीचे है तो बहुत नीचे है तो ऊपर नहीं आ सकते तो उसको टर्न करके नीचे ले जाओ, नीचे लाके थायराइड में डाल दो तो थायराइड, क्योंकि ऊपर से आए हो तो सुपीरियर थायराइड। तो ये 3 आर्टरियां इस तरीके से आपको बताए देंगी अपने अपने नाम खुद ही। तो ये 3 ब्रांचेस है, और इन 3 ब्रांचेस के अंदर जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपकी लिंगुअल है, that lingual will actually will be going deep to mylohyoid, और जो deep to mylohyoid आएगा वो हायोग्लासेस पे लाया करेगा। लेकिन ये आर्टरी जो है वो हायोग्लासेस से भी डीप होती है, यानी आपके सबमेंडिबुलर रीजन में सबसे डीपेस्ट स्ट्रक्चर ये है। यानी ये नहीं कि सैंडविच बिटवीन माइलोहाइड एंड हायोग्लासेस, नो, डीप टू हम इवन हायोग्लासेस विल गो नाउ हियर इनटू द टंग, फिर इंगुलर में होती है अंदर चली जाएगी और आपके टंग के अंदर सप्लाई बन जाएगी आप, क्योंकि बीच में मीडियन सल्कस होती है तो सेम साइड से सप्लाई करेगी। और पीछे जाके जो बैक से ब्रांचेस आएंगे उनके साथ नास्टोमोस हो जाएगा, पूरा हाफ सप्लाई हो जाएगा, और दूसरे साइड से दूसरा हाफ, तो ये कहलाएगी लिंगुअल आर्टरी। छोटा बहुत थोड़ा सा आप देख लेंगे उसको। लेकिन उसके साथ जो दूसरी आर्टरी है जिसको हम कहेंगे फेशियल आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया था कि इसका थोड़ा सा छोटा फाइल अलग बना देंगे, इसकी बिगिनिंग देख लिया आपने। इसका ऑनवर्ड जो कोर्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको सबमेंडिबुलर ग्लैंड में बताया था, इट विल गो डीपर टू द सबमेंडिबुलर ग्लैंड, विल जंप ओवर द सबमेंडिबुलर ग्लैंड टिल इट विल कम डाउन एंड मेक अनदर टर्न अराउंड द इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल। और ऐसे कहाँ, वो जो मेसेटर मसल आपने देखा था वो क्वाड्रेंगुलर, तो उसका जो आगे वाली एंगल होती है नीचे वाली, जिसको एंटीरियर इंफीरियर एंगल कहते हैं, इस जगह पर क्लिंच करेंगे ना जब आप, तो आपको मेसेटर फील होगा, इसका आगे वाला ये एंगल, और इस जगह पे कभी कभी पल्स फील होती है इसकी। तो मैंडिबल के फ्रैक्चर के अंदर ये वुमन रप्चर हो जाती है। बॉडी ऑफ द मैंडिबल आपसे पूछा जा सकता है, इसका ऑफिशियल इवन अगर फील हो ना हो, लेकिन ऑफिशियल इसका पल्सेटिंग पॉइंट है इसका, कहाँ, एंटीरियर, क्लोजर टू द, जस्ट एंटीरियर टू द एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर मसल अगेंस्ट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल, यू कैन फील इट्स पल्स। और ये आ जाती है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, यानी अंडर द सरफेस, अंडर द स्किन, क्योंकि इधर डोडी फेशिया होती नहीं है, और ये यहाँ पर मौजूद होगी। और ये फिर एक टार्चुअस कोर्स बनाती हुई जाएगी। टार्चुअस भी जरूरी है, इससे फ्लो भी बढ़ेगा और इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि जब आप मैंडिबल नीचे लाओगे ऐसे, आप खुद देखें आपके फेस की जो लेंथ है वो तकरीबन 1/4 बढ़ जाती है, लेंदिन हो जाता है आपका फेस, क्योंकि मैंडिबल नीचे ड्रॉप करता है। और ये इस जगह लगी हुई है, आप ऐसे जब करेंगे तो ऐसे खिंचा हुआ आएगा, तो स्प्रिंग की तरह ये फ्लो भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया इसकी बढ़ेगी, फ्लो भी बढ़ेगा, और साथ में ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और ये जब आप गुजरेगी तो फिर एंगल ऑफ द माउथ के करीब गुजरेगी, फिर आपके साइड ऑफ द नोज के साथ, और आखिर में ये मीडियल कैंथस है आपका जो आईलिड का, इस जगह जहां खत्म होगी जाके,
और इस जगह ख़त्म तो नहीं होगी, जाहिर है, यहाँ ऊपर से आती हुई जो आर्टरियाँ हैं फिर किसकी, इंटरनल इलियक इंटरनल कैरोटिड की आर्टरियाँ, उसके साथ नास्टोमोस करेगी। और इस दौरान जब ये ऐसे गई है तो कुछ ब्रांचेस ये नेक में देगी, कुछ ब्रांचेस ये फेस में देगी। नेक में एक तो ग्लैंडुलर आर्टरी देगी क्योंकि इसने सबमिंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर जंप लगाया है, जाहिर है एक ब्रांच तो उसको भी देना है इसको। और फिर इसकी एक ब्रांच होती है जो अंदर जाके टॉन्सिल्स को सप्लाई, बड़ी मेजर आर्टरी है वो, द टॉन्सिलर आर्टरी, वो फेरिंक्स के अंदर चली जाएगी एंड विल सप्लाई द टॉन्सिल्स। और एक आर्टरी और होती है जो असेंड करके आपके पैलेट तक पहुंच जाती है, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। तो असेंडिंग पैलेटाइन, देन द टॉन्सिलर एंड देन दी ग्लैंडुलर, ये तीन ब्रांचेस जो हैं ये विद इन द नेक हैं। और उसके बाद जैसे तुम आ गए तो एक लिप के नीचे दी इंफीरियर लेबियल, एक लिप के ऊपर दी, और जब लिप के ऊपर फिल्टर तक पहुंच गए तो अंदर डाल दी इधर सेप्टम पर, सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल, ताकि वो पहुंच जाए द एरिया ऑफ काइजल बेच या लिटिल्स एरिया के पास। और काइजल बेच एरिया में पहुंच के और बहुत सारी जो आर्टरियां आ रही हैं उनके साथ एनास्टोमोस बना दे ये वेस्टिब्यूल के अंदर, ये सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल। और उसके बाद साइड में जाओ तो नोज का साइड सप्लाई करो, लेटरल नेजल, और आखिर में जाके एंगल पे खत्म हो जाओ, एंगुलर आर्टरी। ये फेशियल की ब्रांचेस हैं, उसकी पल्सेशंस और यहाँ से निकलने वाला, तो इसका छोटा सा फाइल बना के, फेशियल आर्टरी बड़ी मेजर आर्टरी, फेस का ये मीडियल वाला खासा हिस्सा इसी से सप्लाई होगा। तो ये इससे सप्लाई होने के बाद ये फेशियल भी मैंने आपको बताया, और लिंगुअल भी देखी, और जो एक आर्टरी नीचे फेंक दोगे वो सुपीरियर थायराइड। और वो जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होगी, अब देखें यहां से इसको, ये देख रहे हैं यहां से ये फेशियल, फिर यहां जो डीप टू ये गया है ये लिंगुअल, और ये जो नीचे ऐसे गिर रही है, दिस इज का सुपीरियर थायराइड। ये जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी इस वक्त गिरी है ना यहां पर, तो इधर क्योंकि वेगस भी है, और वेगस ने यहां आते आते दूसरी नंबर ब्रांच भी दी है यहां पर, जिसका नाम हमने डाला था यहां पर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। तो सुपीरियर लेरेंजियल जो नर्व है हमारी, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ है, लेकिन ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व थायरॉयड मेम्ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते दो हिस्सों में बढ़ जाती है ना। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड सुपीरियर लेरेंजियल नर्व दे आर अकम्पनीड बाय ईच अदर। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये आपकी सुपीरियर लेरेंजियल नर्व थायरॉयड मेम्ब्रेन के सुराख से एक ब्रांच देगी जिसका नाम होगा इंटरनल लेरेंजियल, और दूसरा जिसका नाम होगा एक्सटर्नल लेरेंजियल। एक्सटर्नल लेरेंजियल मोटर होती है फॉर द क्रिकोथायरॉयड, और इंटरनल लेरेंजियल होती है सेंसरी फॉर लैरिंक्स अबव द वोकल कॉर्ड्स। तो जो इंटरनल लेरेंजियल अंदर सुराख से गई है ना, ये सुपीरियर थायराइड जब देखेगी कि अंदर से एक ब्रांच भेज रही है मेरी सुपीरियर लेरेंजियल कंपनी वाली एक नर्व, तो ये भी इसके देखा देखी एक ब्रांच अंदर डाल देगी लेरेंक्स के अंदर। सुपीरियर थायराइड भले थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करे, लेकिन लेरेंक्स के अंदर ब्रांच डाल देगी। इसका मतलब इंटरनल लेरेंजियल के साथ जो अंदर ब्रांच गई है वो एक लेरेंजियल आर्टरी गई है, और लेरेंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच होगी? सुपीरियर थायराइड की। इसको हम कहेंगे सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। तो सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी हैज गॉन अलोंग विद द इंटरनल लेरेंजियल, अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। तो वो जो थायरॉयड मेम्ब्रेन के ऊपर सुराख है छोटा सा, उसके कंटेंट है तीन, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी एंड वेन एंड इंटरनल लेरेंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। समझ गए? ये यहां पर इसका मकसद है कि कुछ हिस्सा लेरेंक्स का भी सप्लाई हो गया, थायराइड ग्लैंड की भी कुछ सप्लाई मिल गई आपको थ्रू सुपीरियर थायराइड। एक्चुअली कैरोटिड का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो है ही ये, थोड़ा सा लेरेंक्स, थोड़ा सा थायराइड और क्रिकोथायराइड वगैरह। अगर ये अगर यहां ना होती तो एक्सटर्नल कैरोटिड का तो कोई रोल ही नहीं है सवाए इसके। अब जो भी ब्रांचेस दे रही है, देखो लिंगुअल टंग में डाल दिया, फेशियल फेस पे ले आई, और जो अभी इसकी तो पीछे से दो ब्रांचेस उठा रहे हैं वो आपके कान के पीछे आप अपने दो फिंगर्स रख देंगे तो उनके नाम भी हो जाएंगे। इसका मकसद है कि वो नाम भी हो जाएंगे और आपके पांचवें और छठे नर्व के साथ लेटी हुई दो आर्टरियां भी मिल जाएंगी आपको। कान के पीछे जो आपने नर्व देखी थी वो थी लेसर ऑक्सीपिटल, लेकिन जो आर्टरी देखेंगे वो होंगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर। और वो जो छठी नंबर नर्व थी वो थी ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेकिन वो जो आर्टरी होगी वो होगी जस्ट ऑक्सीपिटल। समझेंगे? ऑक्सीपिटल नर्व तो थी नहीं ना कोई, एक लेसर ऑक्सीपिटल एक ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेकिन ये जो छठी आर्टरी होगी स्केल पे जाने वाली वो दैट विल बी ऑक्सीपिटल। तो ये दो जो पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं, एक कान के पीछे ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और याद करें पोस्टीरियर ऑरिकुलर की एक छोटी सी एक ब्रांच हमने स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन के अंदर भी घुसेड़ दी थी, स्टाइलोमेस्टाइड आर्टरी, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर की ब्रांच।
तो यारिकल को भी सप्लाई किया, एक्सटर्नल एकोस्टोमियर्स को भी अंदर जाके, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी, और स्ट्राइड फोरामेन के अंदर भी दाखिल हो गई थी। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। और आखिर में जो थी आपकी ऑक्सीपिटल, दैट वाज रनिंग अलोंग विथ द ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। तो आपकी स्कैल्प की सप्लाई चारों आर्टरियां मिल गई, वो चारों आर्टरियों के साथ उन्हीं नामों से फिर वेने भी होंगी, वेने और आर्टरियां एक ही नाम से। ये और बात है कि उनकी ओपनिंग कहीं और हो सकती है, क्योंकि फिर कैरोटिड सिस्टम तो है नहीं ना, पर उनमें से कुछ एक्सटर्नल जुगुलर में जाएगा, कुछ इंटरनल में, कुछ हो सकता है रेट्रोमेंडिबुलर में जाए, वेनों का मामला अलग हो सकता है। लेकिन आर्टरी और वेन्स के नाम जो होंगे वो सेम होंगे, और नर्व्स के नाम आगे 3 अलग और पीछे 3 अलग। तो हर नर्व जो होगी आगे से, आगे जो 3 है ना, उनमें से नर्व, आर्टरी, वेन सेम नेम, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रैक्युलर, ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल। लेकिन पीछे हुआ तो मामला अलग, इधर ऑरिकुलर टेम्पोरल तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, पीछे पोस्टीरियर ऑरिकुलर तो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। इधर हुई तो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, लेकिन वेन होगी आपकी ऑक्सीपिटल वेन और आर्टरी होगी आपकी ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये दो पीछे की 2 आर्टरियां जो है। तो अब आप कहेंगे क्या, 2 टर्मिनल ब्रांचेस, 3 एंटीरियर, 2 पोस्टीरियर। लेकिन एक इसकी मीडियल ब्रांच भी होती है जो नजर नहीं आती है, उठाएंगे यहां से तो आपको नजर आएगी, ये होती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये फेरेंक्स की ब्रांच है और फिर पैलेट को भी करेगी सप्लाई। तो असेंडिंग पैलेटाइनी नहीं, फेरेंजियल ब्रांच भी, तो ये असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी कहलाती है। ये इसकी मीडियल ब्रांच है। ये नजर तब आएगी जब आप एक्सटर्नल कैरोटिड को उठाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं ये 3 ब्रांचेस, नंबर 1, नंबर 2 और ये फेशियल। ये लिंगुअल जो है ना, लिंगुअल की कभी कभी ये रिलेशन पूछते हैं, उमन पूछ भी सकते हैं, लेकिन जहन रख बनाओ। ये जो आपका ग्रेटर कार्नी होता है ना, इसका टिप, इसकी टिप के साथ ग्रेटर कार्नी ऑफ द हायर्ड बोन के टिप के साथ इसकी रिलेशन होती है। एट द लेवल ऑफ द ग्रेटर कार्नी ऑफ द हायर्ड बोन, इसकी लेवल पर फिर ये लिंगुअल नर्व जो है ये अपीयर होती है, और यहाँ से फिर हायोग्लासेस के डीपर चली जाती है टू रीच द टंग। ये लिंगुअल नर्व है। उसके बाद फेशियल, और ये आप देख रहे हैं, और पीछे ये एक दिखाई है, लेकिन आप दूसरी भी बना सकते हैं। लिंगुअल आर्टरी को हाइपोग्लासल क्रॉस करेगी, क्योंकि हाइपोग्लासल आपको पता है ना कि हाइपोग्लासल एंड द लिंगुअल आर्टरी बोथ आर सेपरेटेड बाय द हायोग्लासस मसल। हाँ, no, both are not deep to hyoglossus. Hyoglossus will separate both of them. Deepest structure being the lingual nerve, lingual artery. Superficial to the hyoglossus is lying the hypoglossal nerve. Hypoglossal जो है वो माइलोहाइड और हायोग्लासस के बीच में सैंडविच होती है, जबकि लिंगुअल आर्टरी जो है वो हायोग्लासस से भी डीप होती है। डीपेस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स इन सबमंडिबुलर रीजन इज द लिंगुअल आर्टरी। भैया आप माइलोहाइड को ऐसे उठाओगे तो आपको हायोग्लासस नजर आएगी, आपको लिंगुअल नर्व नजर आएगी, आपको सबमंडिबुलर गैंग्लियन नजर आएगा, आपको सब लेटे हुए होंगे किस पे, हायोग्लासस पे। समझ गए ना? लेकिन आपको नजर नहीं आएगी कौन, लिंगुअल आर्टरी, क्योंकि वो होगी तब जब आप हायोग्लासस को भी उठाओगे। तो दैट डीपेस्ट, हाँ यहां पर आपको लिंगुअल वेन भी नजर आ जाएगी, वो भी हायोग्लासस पे लाया करती है। लेकिन जो सबसे डीपर स्ट्रक्चर होगा वो लिंगुअल आर्टरी होगा, वो हायोग्लासस से भी डीप होगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ये आपका हायोग्लासस है, ये माइलोहाइड है, ये देखिए आर्टरी जा रही है ना आपकी, ये लिंगुअल आर्टरी है, ये देख रहे हैं आप, लिंगुअल आर्टरी इज गोइंग इवन डीपर टू दैट। ये आपका हायोग्लासस है, और ये देखें आर्टरी आपकी हायोग्लासस से भी डीप, देख रहे हैं, ये आपका ये मसल है। और ये जो आपकी हाइपोग्लासल होगी वो तो यहां से गुजरेगी ना, वो तो हायोग्लासस के ऊपर से गुजरेगी तभी तो सप्लाई करेगी उसको, और उसके बाद यहां से जेनियोग्लासस में इस तरीके से चली जाएगी। क्योंकि अगर ये भी जेनियोग्लासस हायोग्लासस से डीप चली गई तो इसने अपने कंधे पे भी जो C1 के फाइबर गुजारे हैं वो कैसे सप्लाई होंगे फिर? वो सुप्राहाइड मसल्स को सप्लाई करना है। हायोग्लासस इतनी फ्री नहीं है कि वो टंग के सिर्फ टंग की तरफ जाना है उसको अगर मैं डीप लेके जाऊं, हाइपोग्लासल को अगर मैं डीप लेके जाऊं, डीप टू हायोग्लासस फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर फाइबर चढ़े नहीं हुए C1 के, उस C1 के फाइबर से उसको बनाना है इंसा सर्वाइकलिस भी, और आगे से उसको सप्लाई देना है किसको, जेन्यूहाइड और थायरॉइड को भी। अगर तुम हायोग्लासस के डीप चले गए तो जेन्यूहाइड और थायरॉइड को नर्व सप्लाई कैसे पहुंचा पाओगे? वो तो इधर सुपरफिशियल बैठी हुई है।
समझ गए, तो वो डीप नहीं जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड की टर्मिनेशन ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये अंदर जाके बिहाइंड द मैंडिबल, ये एक्सटर्नल कैरोटिड की ये जो ऊपर चली गई एरिकल के आगे, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल टेम्पोरल, और जो आगे गई है दिस कॉल्ड द मैक्सिलरी। ब्रांचेस आपको दिखाई मैंने इसकी। फेशियल आर्टरी आप देखें यहाँ, ठीक है, तो फेशियल अगर टर्न करके यहाँ आई है तो ये देखें इसकी जिगजैग कोर्स इस तरीके से, एक ये ब्रांच दिए, एक ये दिए, और ये सेप्टल दिए, लेटरल नेजल। ये इसका कोर्स देखें फेशियल का, ये एंगुलर, और ये देखेंगे इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, सेप्टल, एक्सटर्नल नेजल, और आखिर में एंगुलर। ये इसकी फेस पर ब्रांचेस हैं, और ये टर्न कर रही है यहाँ पर देखें, ये मेसेटर है, और मेसेटर ये, और ये एंटीरियर इंफीरियर एंगल यहाँ से ये एंटर हुई है। इज द फेशियल मेजर आर्टरी है फेस की। और ये लिंगुलर आर्टरी आपको दिखा रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे देखें, ये डॉटेड, ये ब्रोकन कर दिया यहाँ पर, दिस विल बी एक्चुअली द ब्रोकन, और ब्रोकन करते करते आप ये टंग में चली गई है, ठीक है। ये ब्रोकन माना इसका मकसद है कि ये हायोग्लासस है, इससे भी डीप चली गई है, देखिए ये ब्रोकन लाइन यहाँ मेजर सप्लाई है आपकी टंग की। सुपीरियर थायराइड देख लिया आपने, और जो बिहाइंड से हमने यहाँ पे दिखाई आपको दो आर्टरियाँ, वन विल बी बिहाइंड द आर्टिकल, ये देखिए ये पीछे दो आर्टरियाँ आ गई हैं, ये है आपकी ऑक्सीपिटल, और ये है आरिकल के पीछे, दिस इज पोस्टीरियर आरिकुलर, स्कैल्पेजिया पहुँच गई है, और ये आरिकल के आगे थी ये सुपरफिशियल टेम्पोरल, और इससे आगे तो आपने देखा है सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रैक्युलर और ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल। तो स्कैल्प पे ये 6 आर्टरियाँ इसी तरीके से पहुँचेंगी। तो स्कैल्प की सप्लाई भी, फेस की भी, थायराइड ग्लैंड का कुछ पार्शियल सप्लाई, लैरिंक्स का सप्लाई, इन सब सप्लाई आपकी इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। ये ऑक्सीपिटल, ठीक है ना, यहाँ आ गए ये सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रैक्युलर, सुप्राऑर्बिटल, ज़ाइगोमेटिको, और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल। लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये होगी आरिकुलर टेम्पोरल, पीछे यहाँ देखेंगे तो ये होगी पोस्टीरियर आरिकुलर, लेकिन इधर होगी लेसर ऑक्सीपिटल, यहाँ देखेंगे तो ये होगी ऑक्सीपिटल, लेकिन इधर होगी ग्रेटर ऑक्सीपिटल। ये 3 अलग अलग नामों से होंगी, बाकी देखें सेम होगी। और ये सिर्फ आर्टरियां ही नहीं, वेन भी सेम नाम से होंगे। वो ये अपनी सुपरफिशियल ब्रांचेस, जो स्कैल्प में ब्रांचेस थी किस लेयर में, स्कैल्प में आपकी ब्रांचेस इस सेकंड लेयर में, यहाँ पर इसकी सुपरफिशियल ब्रांचेस बिठाई हुई हैं यहाँ पर, ये इसकी वेन्स, ये आर्टरीज। तो स्कैल्प के अंदर सप्लाई सिर्फ आपको एक्सटर्नल कैरोटिड से ही नहीं है, इंटरनल कैरोटिड से भी है, क्योंकि आगे से सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रैक्युलर, ये इंटरनल कैरोटिड से आएंगी। इंटरनल कैरोटिड माने कैसे, ये अगर नर्व थी तो किसकी ब्रांचेस थी, ऑफ्थेल्मिक की, तो आर्टरी भी होंगी तो किसकी ब्रांचेस होंगी, ऑफ्थेल्मिक की, लेकिन ऑफ्थेल्मिक ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड की, तो वो इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस है। तो आगे से इंटरनल कैरोटिड, इसका मकसद है कि स्कैल्प पर आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड दोनों की सप्लाई होती है। वो जो 6 होती हैं उसमें से आगे की 2 जो हैं वो इंटरनल से, और पीछे की 4 जो हैं वो ऑलमोस्ट एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल माने जुगुलर सिस्टम, जो वेन होगी तो जुगुलर सिस्टम से। ठीक है, और उसके बाद जो अभी आर्टरी जो इस वक्त यहां पर अंदर इंटर हुई है, ये मेजर आर्टरी आपकी, वो है द मैक्सिलरी आर्टरी। इसका मकसद ये हो गया कि अभी तक आपने एक्सटर्नल कैरोटिड की जितनी भी ब्रांचेस देखी, उनमें से सबसे मेजर आर्टरी जो होगी वो मैक्सिलरी होगी, इसकी अलग फाइल। और ऐसी जो आपने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को अंदर इंटर करवाया है इनटू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को क्रेनियल कैविटी में, तो उसका छोटा सा कोर्स जो आगे से वो तो देखा हुआ है आपका, क्योंकि ये जब जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपके
इंटर हो जाएगी थ्रू द कैरोटिड कैनाल, विल इंटर इनटू द वेरी क्लोज टू द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, जो आपका फोरामेन लेसिरम या कैरोटिड कैनाल है वहां, अलॉन्ग विद द सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व्स, और फिर उसके बाद जब क्रेनियल कैविटी में जाएगी तो टर्न करेगी ऐसे, एंड दैट विल पास थ्रू द कैवर्नस साइनस, उसके इंफ्यूलेटरली एब्ड्यूसेंट नर्व भी देखिए आप, और जस्ट बिहाइंड द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एक और टर्न तो ड्यूरामीटर को पेनिट्रेट करके, आर्कनॉइड को पेनिट्रेट करके, इट विल रीच द बेस ऑफ द ब्रेन इन द सबआर्कनॉइड स्पेस, लेटरल सल्कस के करीब, और यहां पर ये हो जाएगी टर्मिनेट। और जब टर्मिनेट हो जाएगी तो उसकी दो बाइफर्केटिंग ब्रांचेस है, वो इत्तेफाक से दोनों ही ब्रेन की हैं, एक का नाम है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दूसरे का नाम है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, वो सारा ब्रेन का खेल। लेकिन इस दौरान जब आपने देखा तो इसके ऊपर जो नर्वस प्लेक्सस बना हुआ है सिंपैथेटिक का, जिसकी सेल बॉडी या सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में है, वो फ्रॉम बिगिनिंग इवन जब कि इसकी ब्रांचेस जैसे आपने देखी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है कैरोटिको टिम्पेनिक आर्टरी, जो इंटीरियर वॉल ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक कैविटी से दाखिल हुई है अलॉन्ग विद द सिंपैथेटिक प्लेक्सस, और सिंपैथेटिक प्लेक्सस वो मर्ज हो गया है किसके अंदर, टिम्पेनिक प्लेक्सस ऑफ प्रोमोन्ट्री के ऊपर, जो हमने देखा था ग्लासोफेरिंजियल का। तो ये आर्टरी अंदर गई है, तो एक ब्रांच तो सबसे पहले ये गई है इसकी। उसके बाद जैसे हमने इंटर करवाई है इसको ब्रेन की तरफ, तो वहां से जाते हुए आगे से जब उसको कैरोटिड कैनाल मिला है, सारी ऑप्टिक कैनाल जो मिला है, तो उसमें से अंदर एक ब्रांच डाल दी है ऑप्टिक नर्व के साथ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। बाद में तो वो ब्रेन की तरफ निकल गई, लेकिन आपके लिए इसकी सबसे मेजर ब्रांच ऑप्थेल्मिक आर्टरी, तो उसको सेपरेटली आपको लेना होगा, क्योंकि उसको जब सेपरेटली लेंगे तो वो जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो आपकी आईबॉल की सप्लाई भी बन जाएगी, आपकी मस्कुलर भी, और इवन स्कैल्प तक भी आ जाएगी, नेजल कैविटी की तरफ भी जा सकती है, काइजलबैक प्लेक्सस में भी, ये सारा काम फिर ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी इंटरनल कैरोटिड की इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जितनी इंपॉर्टेंट मैक्सिलरी है एक्सटर्नल की। मतलब सिंपल है, अगर आप उसको सिंपल लें तो। वैसे देखा जाए तो उधर कम से कम मैक्सिलरी की 1.5 डजन ऑफ ब्रांचेस हैं, और ऐसी कोई 1 डजन ऑफ द ब्रांचेस इसकी भी हैं, माने दोनों को मिलाओ तो कोई 30 ब्रांचेस ऑलमोस्ट सप्लाई हो जाता है आपका। नेजल कैविटी भी तो, ओरल भी तो, ओरोफेरेंक्स भी तो, नेजोफेरेंक्स भी, अपर टीथ, लोअर टीथ, ये सब सप्लाई हो जाते हैं इन्हीं दो से, और फिर फेस का बचा हुआ हिस्सा भी, फिर स्कैल्प पर भी आप आ जाएंगे। तो ऑल दीज आर्टरीज विल एक्चुअली भी सप्लाएंगे। तो ये दो आर्टरियां आपको सेपरेट लेनी पड़ेंगी। अब यही नहीं, बल्कि हमने उधर जब सबक्लेविन देखा तो सबक्लेविन के साथ देखेंगे उसको और भी कि इसको 3 हिस्सों में कैसे बांटा गया है, और इसकी जो मेजर ब्रांचेज हैं 2-3 वो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नेक की तो मेन सप्लाई वही है, चाहे सुपरफिशियल हो चाहे डीपर स्ट्रक्चर्स हो, क्योंकि वो तो डीप रह ही रही है प्रीवर्टिब्रल रीजन के अंदर, तो वहां उसकी भी ब्रांचेस। ये हम सबको मिलाएंगे इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में, ताकि सेकंड हमारा पोर्शन उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाए। देन कोई आर्गन आपका हेड एंड नेक का बचेगा ही नहीं, क्योंकि कोई और आर्टरी है ही नहीं, कुछ भी है इसी से सप्लाई कराना है। अगर कोई आर्गन बच गया तो मुझे बताएंगे सर इस आर्गन को तो सप्लाई ही नहीं मिली, तो सप्लाई नहीं मिली है तो हम इन्हीं से निकाल देंगे कहीं ना कहीं से, अगर हमारी कोई ब्रांच रह गई तो फेरेंक्स सप्लाई हो जाएगा, फेरेंक्स हो रहा है सप्लाई, लेरिंक्स सप्लाई हो रहा है, देखा आपने, आईबॉल सप्लाई हो जाएगा, उधर ईयर देना शुरू कर दिया है हमने, कुछ यहाँ से दी है, कुछ अंदर से कैरोटिको टिम्पेनिक आर्टरी हमने पिक की है, और कुछ और पिक करेंगे मैक्सिलरी से, ड्यूरामीटर सप्लाई हो जाएगा, लेरिंक्स फेरेंक्स सप्लाई हो जाएंगे, नेजल कैविटी सप्लाई होना शुरू हो गई है, ओरल कैविटी देखा, फेस देखा, कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी। नेक के अंदर आप देखें जो मेजर आर्गन्स हैं वो सारे सप्लाई हो जाएंगे, इसोफेगस, ट्रकिया, ये वो जो भी है, प्रीवर्टिब्रल रीजन के मसल्स, ये वो कुछ भी नहीं रहेगा ऐसा जो इन दो आर्टरियों से सप्लाई ना हो सके, क्योंकि तीसरा कोई सोर्स ही नहीं है हमारे पास। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।